अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा, जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो, तो फिर आप मदद कीजिए, फाइनेंशियल हेल्प कीजिए। स्क्रीन पर हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 रुपये आप पाबंदी के साथ चैनल को भेजिए, चैनल को मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए। नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी ख़बर आ रही है। हालांकि ये ख़बर 4 दिन पहले भी काफ़ी वायरल हुई थी, लेकिन अभी इस वक्त इस खबर को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है। महाराष्ट्र के शिवसेना के कदआवर नेता, तर्जुमान, दबंग लीडर माने जाने वाले संजय राउत साहब, इन्होंने दो टोक अंदाज में उत्तर प्रदेश इलेक्शन के रिजल्ट को देखते हुए कि बीजेपी का झंडा फिर लहराया, इसको देखते हुए उन्होंने बड़ी टिप्पणी की है, बड़ा बयान दिया है। और उन्होंने कहा है कि अब तो बाकायदा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को और मोहतरमा मायावती को बाकायदा हुकूमत ने पद्म भूषण अवार्ड देना चाहिए। यानी उन्होंने इशारा किया है कि इन दोनों की मेहरबानी रही कि इन दोनों ने वोट तकसीम करने में ज़बरदस्त रोल और किरदार अदा किया है और बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई है। इसलिए संजय राउत साहब ने हुकूमत से कहा है कि असद साहब को और मायावती को पद्म भूषण अवार्ड घोषित कर दिया जाए, दे दिया जाए। आइए नाज़रीन, बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, अब तो सब अफसोसनाक की खबरें आती रहेगी, सुनते रहिएगा और जो बेवकूफ़ी किए हैं उसको भुगतते रहिएगा और अल्लाह से दुआ कीजिए कि बस अल्लाह ही हिफाजत करे। खैर, अभी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से कि मथुरा की शाही ईदगाह जो हटाने की अर्जी थी वो बहाल है। और अब खबर आ रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आए, ये फैसला है कि उस पर बाकायदा उस अर्जी पर बातचीत हो, समाअत हो, सुनवाई हो। तो अब खबरें आ रही है कि 25 मार्च को फिर इस अर्जी पर समाअत की जाएगी। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि के तौर पर तस्लीम किए जाने वाली अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में फिर से समाअत होगी। इसके लिए अदालत ने पहले खारिज की गई अर्जी को बहाल कर दिया। यानी पहले ये अर्जी जो बिल्कुल बेवकूफ़ी की मानी जा रही थी और बदमाशी और शरारत की मानी जा रही थी, उसको पहले कोर्ट ने खारिज कर दिया था, निकाल कर फेंक दिया था। मगर अब खबर आ रही है कि अदालत ने पहले निकाली गई अर्जी को वापस बहाल कर दिया। 19 जनवरी 2021 को ये अर्जी अदालत से खारिज कर दी गई थी, जब अर्जी गुजार समाअत में गैर हाजिर था। और अब फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि 25 मार्च को दोबारा इस अर्जी पर समाअत होगी। यानी आगे आप समझ सकते हैं, अब आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है।
चलिए आइए, बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु से। आप जानते हैं कि बेंगलोर ही में, कर्नाटक ही में नीच नाटक शुरू हुई थी और जाहिर बात है कि बीजेपी की वहाँ हुकूमत है। हिजाब का जो गैर ज़रूरी मुद्दा था, शरारत, बदमाशी और नीच हरकत वहीं से शुरू हुई थी और हिजाब के मुद्दे को उछाला गया था और फिर ये मुद्दा इतना गरमाया कि यूपी इलेक्शन में भरपूर इसका फ़ायदा मिल गया। खैर, अब इलेक्शन भी ख़त्म हो गया है। अब आज ये खबर आ रही है कि आज ही के दिन कर्नाटक हाई कोर्ट में जो हिजाब का मामला गया था, अब उसमें आज हाई कोर्ट में हिजाब पर फैसला होगा। कर्नाटक में पिछले चंद दिनों से हिजाब का जो मसला ज़ेर बहस था, उस बहस का इख्तिताम आज यानी 15 मार्च को होने जा रहा है। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब के मसले को लेकर पिछले 3 महीनों से तलबा, वालिदैन और हुकूमत के दरमियान शदीद बेकरारी चल रही थी और हिजाब को पहनने के लिए इजाज़त देने का मुतालबा करते हुए ओडप्पी और कंदापुर के कॉलेजों से ताल्लुक़ रखने वाली करीब 6 बेटियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में अर्ज़ी दायर की थी और मुतालबा किया था कि हाई कोर्ट उन्हें कॉलेजों में हिजाब पहनने का मौका दे। कर्नाटक में पिछले कुछ महीनों से तलबा को कॉलेजों में हिजाब पहनकर आने से रोका जा रहा था, जिसकी वजह से रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में तलबा को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था और तालिबात को संघ परिवार की घटिया और नीच हरकतों का सामना भी करना पड़ रहा था। खैर, ये मामला कोर्ट में गया था और बड़ी खबर आ रही है कि आज अब इस मामले को लेकर कोर्ट फैसला सुनाएगी। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु पुलिस ने दाएं बाजू की तंजीम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो मुल्क की सबसे शरीफ तंजीमों में है, ABVP, इससे जुड़ी हुई तालिब इल्मों के एक ग्रुप के साथ मुबैना तौर पर बदसलूकी करने, धमकी देने और उन पर हमला करने के लिए गुज़िश्ता 7 मार्च को 6 मुस्लिम तालिब इल्मों के साथ हिजाब पहनने वाली कॉलेज की स्टूडेंट हिबा शेख के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इल्ज़ाम है कि यह वाक़या 4 मार्च को कॉलेज के गेट पर पेश आया था। यानी हिजाब को लेकर बाहिजाब तालिबा हिबा पर FIR हुई है। यानी आप अपनी इज्जत न बचाएं तो बड़ी अच्छी बात है, आप नंगे रहे तो आप पर FIR नहीं होगी। अगर आपने बिल्कुल हवस के दरिंदों से आपने अपने आप को बचाने की कोशिश की तो फिर आपको ऐसा करने नहीं दिया जाएगा। यह है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली मुहिम। हाँ, ये नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन वहाँ पर एक बड़ा कमाल हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने जिस मुस्लिम कदावर नेता को अपने तासुब, अपनी जहरीले दिमाग का निशाना बनाया था और जिसको आज भी बिल्कुल छोटे मोटे अजीब किस्म के केसेस में जेल के सलाखों में बंद कर रखा है, वो लीडर इतना बड़ा है कि आखिर हिंदू भाइयों ने बड़ी लीड के साथ दोबारा उसे जिताया, जो है मोहतरम आज़म खान साहब। वो भी जीते हैं और उनका बेटा भी जीता है। अब उनको लेकर यह खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश असेंबली में आज़म खान को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। आप जानते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी समाजवादी अभी बनी है, जो अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। समाजवादी पार्टी के लिए अब एक अहम और नाजुक दौर शुरू हो गया है कि वो समाजवादी से किसको अपोजिशन का लीडर बनाना चाहती है, लेकिन अब आवाज़ें उठ रही है कि आज़म खान को अपोजिशन लीडर बनाया जाए। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश ही से। आप जानते हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद ही फ़ौरन अब यूँ समझिए कि शुरू हो गया है खेल। तो देवबंद में भी छापा मारा गया था, इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन अभी ATS ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि देवबंद से गिरफ्तार जो नौजवान हमने गिरफ्तार किया है, ATS का कहना है कि उस नौजवान का लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ है। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम भी उस पर लगाया गया है। यूपी ATS ने मोबाइल फ़ोन वगैरह के अलावा मुलजिम के पास से कुछ ख़ास बरामद नहीं किया है, जबकि उसके 2 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जाँच की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यूपी ATS
केस के जरिए 2 रोज पहले जो देवबंद से गिरफ्तार किए गए 3 नौजवान थे, उनमें से एक पर एटीएस ने इंतहाई सनसनीखेज इल्जामात लगाए हैं और कहा है कि इस नौजवान का बाकायदा लश्कर तैयबा से ताल्लुक है। खैर, अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि उमा भारती जी ने, जो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह भगवा लिबास पहने हुए रहती है और साध्वी के नाम से भी जानी जाती है और बीजेपी के कदआवर लीडर है, नेता है, बल्कि यूँ समझिए कि ये जितने छोटे छोटे हैं सबको बढ़ाने में उमा भारती का बड़ा हाथ है। तो वो उमा भारती ने शराब की दुकान में तोड़फोड़ की और पुलिस को, इंतजामिया को, हुकूमत को खबरदार किया है कि शराब की दुकानों को 1 हफ्ते के अंदर बंद कर दिया जाए वरना मजीद कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, बीजेपी के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश की साबिक वजीर आला उमा भारती, जो मध्य प्रदेश में शराब पर पाबंदी का मुतालबा कर रही है, इतवार को भोपाल में खुद उन्होंने जाकर शराब की दुकान में तोड़ फोड़ की। जी हाँ, लेकिन क्या करें कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ की भी नहीं मानते हैं, बाप की भी नहीं मानते हैं। अब बीजेपी को इससे बहुत बड़ा कारोबार, बड़ा धंधा मिलता है। इसलिए तो आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन खुला, पहला लॉकडाउन, तो पहले मंदिर नहीं खोले गए, मस्जिद नहीं खोले गए, स्कूल नहीं खोले गए। सबसे पहले हुकूमत ने, केंद्र सरकार ने बेवड़ों का, शराबियों का ख्याल रखा। उसकी वजह यह है कि सबसे ज़्यादा आमदनी इसी हराम और नाजायज़ कारोबार से होती है, चाहे जनता भाड़ में जाए। तो अब उमा भारती खुद अच्छा काम कर रही है और वो शराब पर पाबंदी लगाने के लिए डिमांड कर रही है और उन्होंने गुस्से में खुद एक शराब की दुकान में घुसकर तोड़फोड़ खुद उमा भारती ने की और 1 हफ्ते की वार्निंग दी। आइए दिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि किसान, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के किसान भी शायद भूल गए थे कि उनके साथ कितना बुरा हाल किया गया। अरे भाई, लोग गंगा में तैरती लाशों को भूल गए, कुत्ते नोच रहे थे माँ बाप की लाशों को, वो भूल गए, सारे मुद्दे भूल गए थे। सिर्फ दिमाग में गोबर भर दिया हुआ है, धर्म धर्म धर्म। जी हाँ, उसी का नतीजा है। अब किसान बीजेपी के धोखे से नाराज है, अब नाराज है किसान। जी हाँ, 21 मार्च को ऐलान किया गया कि फिर मुल्क गिर मुजाहरा होगा, MSP हफ्ता मनाया जाएगा, ट्रेड यूनियनों की हड़ताल को पूरी हिमायत होगी और किसान यूनियन का ये फैसला है कि किसान बीजेपी के धोखे से नाराज है और अब आने वाली 21 तारीख को मुल्क गिर पैमाने पर आंदोलन मुजाहरा करेंगे और MSP हफ्ता मनाएंगे। तो ये खबर आ रही है। अब मैं इस खबर को सुनाते हुए भी अजूबा महसूस कर रहा हूँ कि आखिर जब इतनी बड़ी तादाद में किसान नाराज थे तो फिर इतना बुरा रिजल्ट कैसे आ गया। आइए ना, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि अभी 2 दिन से काफ़ी हंगामा चल रहा है द कश्मीर फाइल्स को लेकर। जी हाँ, कर्नाटक हुकूमत ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स से बरी कर दिया, यानी टैक्स फ्री कर दिया और जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमतें हैं बाकायदा इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जा रहा है। इसमें कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था, कैसे जुल्म सितम ढाया गया था, वो बताया गया है। तो अब जनाब इसको बाकायदा अब ये माना जा रहा है कि मोदी जी ही की हुकूमत में इस फिल्म को रिलीज़ होने का मौका दिया गया और लोगों को बताया गया कि कैसे कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ था। तो अब इस फिल्म को लेकर एक हंगामा बरपा है। अब अपोजिशन तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जैसे द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी और कश्मीर में पंडितों का नरसंहार को बताया गया 1990 में जो हुआ था, तो अब लोग कह रहे हैं इसी तरीके से द गुजरात फाइल्स बनना चाहिए कि 2002 में कैसे अल्पसंख्यक का नरसंहार, मोदी जी जब वहां पर चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, तो वहां कैसे जुल्म सितम, कत्ल, मर्डर, रेप हुए थे,
वो बताया जाना चाहिए। वहीं पर अब अपोजिशन सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़बरदस्त हंगामा चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि अजीब अंधभक्त है, गोबर भक्त है मुल्क के लोग। ये नहीं देख रहे हैं कि कश्मीर में जो नरसंहार कश्मीरी पंडितों का हुआ था उस वक्त भी बाकायदा बीजेपी हुकूमत साथ में थी और बाकायदा बीजेपी हुकूमत मलाई खा रही थी जब कश्मीर हुकूमत के साथ में थी। और बाकायदा सोशल मीडिया पर इतने ज़बरदस्त वायरल तस्वीरें चल रही है कि प्रधानमंत्री उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, वीपी सिंह, गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद, राज्यपाल जगमोहन, तो जनाब अटल और अडवाणी यानी भाजपा का 85 सांसद समेत वहां पर समर्थन था। तो अब अपोजिशन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अंधभक्तों, गोबर भक्तों, कश्मीर में जो कुछ भी पंडितों के साथ में हुआ है 1990 में उस वक्त समर्थन बीजेपी का पूरी तरीके से शामिल था और जो कुछ भी हुआ है इसमें बीजेपी शामिल थी। तो खैर अब इस फिल्म को लेकर बाकायदा बड़े हंगामे हो रहे हैं। अभी मेरी निगाहों के सामने ग्रुप है जिसमें बाकायदा ये बहस चल रही है कि अंधभक्तों सोचो कि सरकार किसकी थी, राज्यपाल किसका था और एक्शन किसने लिया था, हिंदुओं को सुरक्षा देना किस सरकार की जिम्मेदारी थी। यानी ये ग्रुप में बहस चल रही है। अभी हमारे यहाँ का लोकल एक ग्रुप है संविधान बचाओ नागरिक पूर्ति समिति का, उसमें भी ये और तमाम ग्रुप में ये बहस चल रही है कि कश्मीर में जो कुछ हुआ था जाहिलों को चाहिए कि वो पूरी मालूमात ले कि उस वक़्त किसकी हुकूमत थी और किसका समर्थन था। आइए नाज़रीन, अब धीरे धीरे हुकूमत के आंकड़े सामने आ रहे हैं और हुकूमत जो है अब ख़ुद अपने मुंह से भी कबूल कर रही है कि हमने बर्बादी कितनी की है और उसकी वजह यह है कि अब काम हो गया। आप और मैं हम सब भूल गए थे। जी हाँ, गंगा में लाशें तैरते भूल गए, बेरोज़गारी जो बढ़ी वो भूल गए, बम्बई से, गुजरात से, अहमदाबाद से, सूरत से कैसे हम हज़ारों किलोमीटर पैदल मरते दम तोड़ते पैदल अपने घर गए थे वो सब भूल गए थे। और फिर हमने कमल को खिला ही दिया है। तो ये बीजेपी की गलती नहीं है, ये हमारी और आपकी बेवकूफ़ी और हमारी आपकी गलती है। यह अंधभक्ति है, गोबर भक्ति है, या हमारे दिमाग को जो हैंग कर दिया गया धर्म के नाम पर और विकास के मुद्दे सारे साइड हो गए। तो ये बीजेपी की गलती नहीं है, बीजेपी ने काम किया बेवकूफ़ बनाने का, आप और हम सब बन गए। लेकिन अब हुकूमत कह रही है कि हाँ हम मानते हैं कोरोना वबा की वजह से 2.25 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। हुकूमत ने भी अब ये एतराफ़ कर लिया है, कबूल कर लिया है कि 2.15 करोड़ लोगों को रोजगार से महरूम होना पड़ा है। लेकिन भूल जाओ, आप भूखे रहो, मगर आपको आपके धर्म की और आपकी रक्षा आपको अगर मुसलमानों से कोई बचाएगा तो बीजेपी बचाएगी। इसलिए आप सब भूल जाओ कि आपके बाप का क्या हुआ था, आपकी माँ कोरोना में तड़पते हुए कैसे मरी थी, कैसे उसको ऑक्सीजन नहीं मिला था, बेड नहीं मिला था, दवाखाना नहीं मिला था, दवाएं नहीं मिली थी, कैसे आपके रिश्तेदारों को कुत्तों ने नोचा, सब भूल जाओ, क्योंकि बीजेपी आपको मुसलमानों से बचाने के लिए काम कर रही है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है रियासत महाराष्ट्र की। मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया कि अनिल देशमुख को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और पीएमएलए कोर्ट ने कहा है कि काफ़ी ऐसे सबूत मौजूद हैं कि अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्वस थे। तो एक खुसूसी पीएमएलए अदालत ने पीर को महाराष्ट्र के एक्स वजीर दाखिला गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मुबैना मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि काफ़ी सबूत मौजूद है कि अनिल देशमुख मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुलव्वस थे।